लास्ट क्लास में ग्रेविटी पढ़े थे और ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़े थे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैसे हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, रोटेशन के साथ, एल्टीट्यूड के साथ चेंज होता है, ये सब देखे थे हम्म। और उससे कुछ क्वेश्चन करे थे, यही ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये तो नहीं पढ़ाया है। नहीं सर। नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि इंटरेक्शन फोर्स के अगेंस्ट किसी सिस्टम को असेंबल करने में जो एनर्जी लगता है, बट एनीवे ये दो टाइप का होता है। एक को हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन एनर्जी, और दूसरे को हम लोग कहते हैं सेल्फ एनर्जी। ब्रॉडली एक ही है, बट ये दो अलग अलग नाम एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ और फर्क क्या धीरे धीरे समझ आ जाएगा। उससे पहले सबसे पहले इंटरेक्शन एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। इंटरेक्शन एनर्जी होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, मतलब किसी भी सिस्टम में अगर एक से ज्यादा पॉइंट मास है तो उस सिस्टम को असेंबल करने में कुछ वर्क हुआ होगा, क्योंकि एक से ज्यादा मास है तो दो मास ही अगर मान लो है तो एक दूसरे के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के फील्ड में होगा। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के फील्ड में होगा तो वो सिस्टम स्टैटिक कभी रह नहीं सकता है ना, नहीं सकता है ना? नहीं समझा होगा। चलो इस बात को ऐसे समझते हैं कि मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक मास है और एक दूसरा पॉइंट मास है। ये दोनों मास का सिस्टम अगर है तो ये दोनों मास को किसी भी गिवन एक्स डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करेगा तो को दोनों सर्टेन डिस्टेंस पे नहीं रहना चाहिए ना, नहीं समझे। सर आप जो लिख रहे हो दिख रहा नहीं है। लिख ही नहीं रहा मैं। अच्छा। मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, दो चार पाँच दस कितने भी, मैं दो का एग्जांपल देता हूँ, तो ये दोनों अगर एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम में है तो ये तो रहना ही नहीं चाहिए। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाना चाहिए। हाँ सर। हाँ। तो दुनिया में जितना भी कुछ इक्विलिब्रियम में है मास पार्टिकल का सिस्टम, तो मास पार्टिकल का सिस्टम को इक्विलिब्रियम में वैसे कॉमन सेंस से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ इसका सर। मतलब है कि इस तरह का एक सिस्टम बनाने में कुछ तो वर्क करना पड़ा होगा ना। हाँ। तो ये जो वर्क है ये इस सिस्टम में एज अ इंटरेक्शन एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, तो इस इंटरेक्शन एनर्जी को डिफाइन करते हैं, एनर्जी एग्जिस्ट इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ड्यू टू इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन देम। तो ओके सर, हाँ समझ। जो इंटरेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्सेस अलग अलग होगी उसका जो पोटेंशियल है जो ऑब्टेन करेगा वो ना।
ठीक है, तो या इसको मैं ऐसे लिखूं, अब लिख रहा हूँ, अब लिखिएगा। इंटरेक्शन एनर्जी of a system is amount of work done in order to assemble a system against interaction forces। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, चलो एक 2 पॉइंट मास सिस्टम है, ये एक पॉइंट मास है m1 और ये एक दूसरा पॉइंट मास है m2। इन दोनों के बीच डिस्टेंस है लेट्स से r। ऐसा कोई सिस्टम बनाने में वर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तब तो ऐसा यस। कोई सिस्टम कभी बनना ही नहीं चाहिए। हाँ। तो दो इंडिपेंडेंट मासेस हैं एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड से अलग, इन दोनों को एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड में आर डिस्टेंस पर अगर मुझे लाना है तो वर्क करना पड़ेगा। हाँ सर। तो वो जो वर्क डन होगा, वही वर्क डन इसमें जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर होगा वो इंटरेक्शन एनर्जी है। ठीक है, Yes. ओके सर। तो ऐसे समझो, मान लो कहीं से लाके m1 मास को रख दिया। ओके। ठीक है, हाँ। कहीं से लाकर m1 मास को रख दिया, तो और कुछ भी नहीं है सिस्टम में, तो m1 मास को लाके रखने में 0 वर्क डन, क्योंकि m2 तो है ही नहीं, तो उसको किसी के इंटरेक्शन के अगेंस्ट वर्क करना ही नहीं है, तो 0 वर्क। अब जब m1 है तब m2 को कहीं से लाके रखा। ठीक है, तो m2 हाँ m2 पहले m1 के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर था। बराबर। m1 पहले m2 पहले m1 के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर था, तो इसको इंफिनिटी से इस r डिस्टेंस पर लाने में कितना वर्क हुआ होगा ये ढूंढ देते हैं। वर्क क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी डिस्टेंस पर होगा तो ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर, यस। तो एक्सटर्नल फोर्स को इधर लगना पड़ेगा, और ये एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के एकदम बराबर होगा एग्जैक्टली exactly, तभी ये बिना किसी एक्सेलरेशन के आएगा हाँ। यूनिफॉर्मली, है ना। तो इस वर्क डन इन ब्रिंगिंग m2 फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स
या फिर इसी को लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ही बात है। हाँ सर, ऑपोजिट डायरेक्शन। या तो मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोलूं या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बोलूं, एक ही बात है। हाँ सर। अच्छा, तो ये मेरा हो जाएगा -G m1 m2 अपॉन x स्क्वायर। ये तो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया dx, है ना। हाँ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू r, या x जो भी लिखा है, r लिखा है शायद, ऐसा हो जाएगा। यस। तो ये हो गया -G m1 m2 अपॉन r। ये हो गया पोटेंशियल इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट मास सिस्टम। आई बात समझ में। ये फॉर्मूला हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरेक्शन एनर्जी और 2 पॉइंट मास सिस्टम। आया समझ में कुछ? आई बात समझ में, यहाँ तक बोलो। यस सर। सर अगर दोनों जो फोर्स जो है सर, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं एक्सटर्नली, वो अगर हम लोग की ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वल हो जा रहा है, तो फिर सर वेक्टर सम के हिसाब से वो दोनों कैंसल आउट नहीं कर देंगे एक दूसरे को? नेट फोर्स जीरो का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि मोशन नहीं हो। नेट फोर्स जीरो का मतलब है कि एक्सेलरेशन नहीं होगा। सॉरी, हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट। सॉरी। ठीक है। सर वो माइनस माय माइनस साइन मिस्टेक। कट हो जाएगा ना। नहीं नहीं कर, सर वो प्लस नहीं होगा GM1 M। नहीं 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 होगा, नहीं होगा। सोचो कैसे, पहले कॉपी करते रहो, अपने आप समझ आ जाएगा। कॉपी करना शुरू कर दो, देखो खुद समझ आता है। सर वो इंटरएक्शन है या इंटरेक्शन? डायरेक्शन।
सर वो वर्क डन क्या लिखा है? क्या बोलते हैं? सर वो जो आपने इक्वेशन बनाई U इक्वल्स टू WM1 प्लस WM2 उसके नीचे सर 0 प्लस W एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, ठीक है। हो गया सर। हो गया सर। लिख लिया सबने? हाँ सर। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का झमेला देखो। डायरेक्शन ऑपोजिट है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। एक्सटर्नल का अपोजिट डायरेक्शन में तो इक्वल तो वो सब ठीक है, वो सब एक काम करते हैं, इसको वर्क डन ही लिख देते हैं। ये इंटीग्रेट करने पर मैथमेटिकल इक्वेशन तो प्लस आएगा, Yes. ये प्लस आएगा। यहां से ये माइनस कैसे लिखे इसको थोड़ा समझते हैं। इनिशियली जब दोनों पॉइंट मास एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था, तब तो दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स 0 था, है ना? हाँ सर। तो उसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं। हर पोटेंशियल एनर्जी में एक रेफरेंस लेना पड़ेगा ना कि 0 किसको कहेंगे, है ना? हाँ हाँ सर। तो जब दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था, तब दोनों एक दूसरे के फील्ड से बाहर था, कोई इंटरेक्शन नहीं था, तो उसको हम लोग उस समय सिस्टम के इंटरेक्शन एनर्जी को 0 कहते हैं। ठीक है? यस सर। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आया, तो सिस्टम का इनिशियल एनर्जी 0 और सिस्टम का इंटरनल फोर्स कुछ पॉजिटिव वर्क डन किया, इंटरनल फोर्स पॉजिटिव है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क डन किया और इनिशियल एनर्जी 0 थी, तो फाइनल भी 0 होगी ना? हाँ सर। हाँ तो फाइनल भी 0 होगी, मतलब जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो नेगेटिव होगा,
नहीं समझे? हाँ इनिशियल इन्फिनिटी पर 0 था, हाँ या ना? हाँ सर। फाइनली जब दोनों r डिस्टेंस पर आया तो इस प्रोसेस में इंटरेक्शन फोर्स को इतना वर्क करना पड़ा तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी ना, 0 माइनस दिस वर्क डन। हाँ उसने Yes. वोल्टन सिस्टम की एनर्जी से कहा हुआ इसलिए नेगेटिव में आया। हाँ, सिस्टम ने काम करने में अपनी एनर्जी खर्च की होगी और इनिशियली 0 थी, हाँ तो सर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इसका माइनस हो गया। क्लियर है? हाँ समझा सर। तो वो एक्सटर्नल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स कौन होता है? एक्सटर्नल एजेंट होता है। हाँ तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स के टर्म में डिवाइड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो कहेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग दीज टू पॉइंट मासेस एट ए डिस्टेंस r या व्हाटएवर, और इसको बोलेंगे और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों में से कोई भी हो सकता हाँ सर। है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगेगा। हाँ आगे बढ़े? यस सर। यही अगर 2 पॉइंट मास की जगह 3 पॉइंट मास सिस्टम रहे, so interaction energy for a system of 3 point masses, है ना, तो कोई भी 3 पॉइंट मास ले लो, एक m1, एक m2, एक m3, ऐसा कहीं भी रैंडमली लिख दो। मैंने तो थोड़ा ठीक ठाक शेप में लिखा है ताकि देखने में अच्छा लगे। कहीं भी 3 पॉइंट मास मिलके सिस्टम बनाया है तो उन तीनों को ज्वाइन करोगे तो एक ट्रायंगल ही बनेगा ना। सर वो M3 होना चाहिए ना सर, आपने M2 लिखा है। हाँ, M3। तो ये 3 पॉइंट मास मिलके एक सिस्टम बनाया M1 M2 M3 का, और इस M1 M2 M3 में इस सिस्टम का इंटरेक्शन एनर्जी चाहिए। ये कोई लाइन ज्वाइंट नहीं है, ये हमने बनाया है ऐसा। इसमें ये डिस्टेंस 1 और 2 के डिस्टेंस को R12 कह देते हैं, 2 और 3 के डिस्टेंस को R23 कह देते हैं, 1 और 3 के डिस्टेंस को R13 कह देते हैं। तो ऐसे सोचो इस सिस्टम का एनर्जी क्या होगा। तो M1 को कहीं से लाया और रख दिया, M1 आ गया तो M2 को लाया और रख दिया, और M1 M2 दोनों को रख दिया, फिर M3 को रख दिया। यही कहानी हुई। यस सर। M1 को लाया, कोई कुछ नहीं था तो 0 वर्क डन। हाँ अब M1 है और M2 को लाया तो अब हो जाएगा माइनस एनर्जी M1 M2 अपॉन R12 होगा। हाँ सर डिस्टेंस। अब M1 M2 दोनों है और M3 को लाया, तो M1 M2 दोनों है और M3 को लाया, तो अब ऐसा हो जाएगा माइनस G M1 M3 अपॉन R13। M2 के कारण भी फिर वर्क डन होगा, हाँ सर। तो माइनस G M2 M3 अपॉन R23। अब तीनों मास आ गए, हाँ सर। तो फाइनली हो गया माइनस G M1 M2
अपॉन R12 प्लस GM2M3 अपॉन R23 प्लस GM1M3 अपॉन R13। ऐसा कुछ इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन को देखकर ये फंडामेंटल नहीं भी याद रहे, आपको 2 पॉइंट मास सिस्टम का फॉर्मूला याद है, उसके बाद कितना भी पार्टिकल हो, 2 4 10 15 कुछ भी, उसमें जितने 2 पॉइंट मास सिस्टम बन रहे हैं सबका ऐड करना है। हाँ सर। हाँ सर। यही दिख रहा है ना। तो इससे हम लोग एक इसको जनरलाइज ऐसा कर सकते हैं n पॉइंट मास सिस्टम के लिए, फॉर सिस्टम ऑफ n पॉइंट masses, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम कुछ हो जाएगा ऐसा, माइनस समेशन ऑफ GMI/MJ अपॉन RIJ from I is equal to 1 to n, J is equal to 1 to n and I not equal to J, ऐसा। हाँ सर। और साथ में एक 1/2 भी। 1/2 इसलिए क्योंकि इस मैथमेटिकल फॉर्मूला में आई जे दोनों है, तो M1 M2 भी आ जाएगा और फिर M2 M1 का भी एक टर्म आ जाएगा ना, हाँ हाँ सर। सर। 2 बार हो जाएगा, इसलिए एक 1/2 भी। इसको हम एक जनरल फॉर्मूला इंटरेक्शन एनर्जी का बोल सकते हैं। चमका कुछ हाँ हाँ सर, सब कब- कुछ। कॉपी कर लो। सर वो हाफ क्यों लिखा हुआ, एक बार समझाओगे? लिखा क्योंकि वो आई जे वाले समेशन में सपोज 1 और 2 है, तो हाँ M1 सर। M2 भी आएगा और M2 M1 भी आएगा, हाँ सर। 2 बार रिपीट हो तो गया। अच्छा ओके सर, तो कैंसिल कर, ठीक है।
Then sir. हाँ सर हो गया। नहीं सर, एक मिनट। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ो। ओके सर। कैलकुलेशन करो। सबसे सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड। और उसके बाद दूसरा ये पहला वाला बताऊंगा नहीं, मैंने जस्ट फॉर्मूले के हिसाब से दिया है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। उसके बाद सेकंड, फटाक से ये दो क्वेश्चन कीजिए। सर हो गया। सर एक सेकंड, मैं सेकंड क्वेश्चन देख रहा हूँ।
हो गया दोनों? हाँ हाँ सर। यस सर। फर्स्ट का बताओ। -3gm/d and इसमें second कुछ नहीं करना है। -3g m m² स्क्वायर अपॉन b। सेकंड का आंसर 3gm²/2 3/2 m²g हाँ प्लस सर 3g m m स्क्वायर बाई 2d। हाँ यस सर। या कोई डाउट नहीं किसी को? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सेकंड सर। सेकंड बोलो। सर √2g/2 into √m2 + m2 अंडर रूट 2g/d into √m2 + m2 बाई डी ऊपर में कि नीचे में? ऊपर में ही m1 प्लस m2 ऐसा। सर मेरा नहीं सर, अलग अलग m1 प्लस m2 क्या बोल रहे हो? ये आंसर है या कुछ और लिखूं मैं? सर वो अलग अलग लिखा मैंने तो into √m2 + m2 मतलब m2 + m1 वो अलग अलग। अलग अलग क्या? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछा है तो अलग अलग क्या होता है? मैं समझा नहीं। सर गलत हुआ होगा, फिर एक एक का पोटेंशियल एनर्जी लिखकर ऐसे इक्वेट किया था काइनेटिक्स से। और कोई? सर ऐसे m1 का √2g m2/d आया और m1 का √2g m/d आया तो अपोजिट डायरेक्शन में था, फिर वैसे ऐड करने का सोचा था। m1 m2 इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो इस समय सिस्टम के पास एनर्जी 0 है। हाँ सर। फिर m1 m2 दोनों के बीच का डिस्टेंस d हो गया। इस मोमेंट पर ये इधर आ रहा होगा, ये इधर आ रहा होगा। इसकी वेलोसिटी v1 होगी, इसकी वेलोसिटी v2 होगी। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब v1 प्लस v2 मुझे ढूंढना है। यस तो क्या ढूंढना है ये समझ आया? यस तो इसी से सॉल्व हुआ कि नहीं? नहीं हट, अभी तो बोल रहे थे हो गया हो गया। सर यही हुआ होगा तो फिर हुआ। क्या आंसर कहाँ है हुआ तुमने? सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक का आया √2। एक का दो का क्या? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछा है तो एक तो का दो सर का क्या v1 बता रहे? नहीं सर v1 की वैल्यू प्लस v2 की वैल्यू बता रहा था हाँ अलग तो अलग। v1 प्लस v2 की वैल्यू अलग अलग बता रहा था, क्या मतलब? सर एक v1 का आएगा एक v2 का आएगा ना हाँ ऐसे। तो ऐड करके बताओ ना। हाँ ऐड करके बताओ फिर। ये इक्वेशन समझ आया? बोलो। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे मिला m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज 2g m1 m2 अपॉन d। ये एक इक्वेशन मिला।
दूसरा, दोनों यस सर। एक दूसरे पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होगा, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इन दोनों को सॉल्व करके v1 और v2 मिलेगा, यस सर। और इन दोनों को फिर ऐड करके v1 प्लस v2 मिलेगा। हाँ सर। यस सर। क्या आंसर आएगा? ये कुछ आंसर आएगा, चेक करके बताओ, सॉल्व करके फाइनली ये आंसर चेक करके बताओ। सर वो मोमेंटम को कंजर्व कैसे किया सर, वो समझा सकते हो आप? m1 m2 पर जितना फोर्स लगा रहा है m2 m1 पर उतना ही फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों मिला के नेट फोर्स 0 हुआ। हाँ सर। नेट फोर्स 0 तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हाँ सर। हाँ सर, आंसर आ गया। Marines coming. हाँ सर, यही आंसर आया सर। आगे बढ़े। हाँ सर। इसका एक वन लाइनर सेकेंड मेथड देखो, अगर समझ में आ गया तो ठीक, एक लाइन में बता सकते हैं। मेथड ऑफ रिड्यूस्ड मास, और इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी बोलते हैं। कभी भी जब दो मास का मोशन हो रहा हो और उसको मुझे सिंगल मास सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हम टू मास को रिड्यूस्ड मास म्यू लिख सकते हैं। हाँ सर। m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। हाँ सर।
तो सिंगल मास सिस्टम में अगर लिखेंगे तो देखना 0 इज इक्वल टू एनर्जी माइनस जी m1 m2 अपॉन डी प्लस हाफ म्यू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना। यस तो यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी मुझे मिल जाएगा अंडर रूट 2 जी m1 m2 अपॉन म्यू डी। हाँ सर। म्यू का वैल्यू पुट कर दो तो एक ही बार में आंसर आ गया। आया समझ में? बोलो चमका कुछ। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग। हाँ सर वो एक बार फिर से समझा सकते हैं? क्या, हर जो कुछ भी बोलो तो एक सर ही म्यू आंसर। समझाना सर, म्यू क्या है? टू द पॉइंट बोलो कि क्या समझना है। सर म्यू क्या सर है? म्यू समझ क्या ये है? कंबाइंड मास कैसे निकाला? हाँ कंबाइंड मास नहीं, इसको रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। अगर एक क्लोज सिस्टम 2 पॉइंट मास सिस्टम अगर है, उसको हम सिंगल मास सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उस कंबाइंड मास को हम लोग सिंगल मास में कन्वर्ट करेंगे, तो वो सिंगल मास की वैल्यू ये म्यू होगी, इसको रिड्यूस्ड मास कहते हैं। तो 2 पॉइंट मास सिस्टम को सिंगल मास पॉइंट सिस्टम कन्वर्ट करने में ये एक आसानी होती है कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, इसके लिए ऐसा किया। ठीक है, और ये आप लोग कर चुके हो पहले सेंटर ऑफ मास चैप्टर में। स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस याद हैं? स्प्रिंग के दोनों ओर 2 मास होता था। कोई बात नहीं, लिख लो, बाद में समझ लेना। मेथड 1 समझ आया ना? हाँ सर। ठीक, एक और क्वेश्चन करो। सिमिलर क्वेश्चन है, जो अभी ऊपर किया था वैसा ही क्वेश्चन है, फर्क कितना है इसमें वैल्यूज है। इसको कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? बोलो बेटा। 0.54. नहीं शायद गलत। नहीं, 0.54 गलत है। 10⁵ meters per second. सेपरेशन पूछा है ना? स्पीड वाले में स्पीड पूछा। अच्छा तो स्पीड दोनों बता दो, चलो स्पीड ऑफ ए भी बता दो और सेपरेशन भी बता दो। 1 मिनट। Separation 0.44 meters और speed 2/10⁵ है। स्पीड है 2 × 10⁻⁻⁵। हाँ सर 2/10 to 2 × 10⁻⁻⁵ वही 2 होगा। × 10⁻⁻⁵ स्पीड है। और सर सेपरेशन 0.44 आया। नहीं सेपरेशन गलत आया। सेपरेशन 30.5 सेंटीमीटर है। 0.31 मीटर है, ये चलेगा, ये चलेगा, ठीक है। आया सबको? हाँ आप सेकंड पार्ट के एक बार इक्वेशन लिख तो दीजिए। सपरेशन वाला क्या आ रहा है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी 2 × 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, ऐसा है आंसर में दिया हुआ। हाँ सर। सेपरेशन 0.31 मीटर आंसर में दिया हुआ है।
ये तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा था वैसा ही है, नया तो कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ सर। सेपरेशन 0.31 दिया है, 1 दिया है। 0.31। ठीक है चलो कर लेना कैलकुलेशन, कुछ नहीं, पुराना वाला ही तो क्वेश्चन, कौन नहीं। नेक्स्ट, सेल्फ एनर्जी। अच्छे सब। अब ये तो अभी ऊपर कहानी हम लोग पॉइंट मास की कर रहे थे। अब जैसे ये पेन बना है तो ये पेन भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस से मिलके बना है ना। हाँ सर। तो ये अगर तो इसको बनाने में मतलब बहुत जगह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस को असेंबल करने में भी वर्क हुआ होगा। तो ध्यान से हाँ देखा सर। जाए तो इसके अंदर जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस हैं ये सबका इंटरेक्शन एनर्जी ही है, लेकिन ये ओवरऑल एक सिस्टम ऑफ मास है, एक मास है, इसीलिए इसको सेल्फ एनर्जी कहते हैं। आया समझ में? यस सर। तो टेक्निकली देखा जाए केवल नोमेनक्लेचर में फर्क है, टेक्निकली देखा जाए तो एक ही बात है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इंटरैक्शन फोर्सेस इनसाइड द बॉडी, या वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल पार्टिकल ऑफ द बॉडी इन अ डेफिनिट शेप एंड साइज। आई बात समझ में? हाँ सर। सो वर्क डन in assembling a body against all internal forces आई बात समझ में? against all internal forces inside the body। सर मतलब एग्जैक्ट मतलब क्या मतलब? तेरे को कोई एक बॉडी फॉर्म करना है और वो बॉडी ये एक मान ले पेन बनाना है, तो इस पेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास होगा। हाँ सर। तो 2 पॉइंट मास वाला पढ़ लिया ना। हाँ सर। तो अब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस है, बट ये बॉडी तो एक ही पेन कहलाएगा ना। बराबर। तो इस एक पेन को बनाने में जो एनर्जी खर्च हुई है, क्यों खर्च हुई है? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस को मुझे डेफिनेट शेप साइज में पॉइंट्स असेंबल है, करना मास पॉइंट मास है ना। तो यस। वो जो हाँ ऊपर में 2 3 या किसी भी डिस्क्रीट गिवन नंबर ऑफ पॉइंट मासेस का इंटरनल एनर्जी पढ़े थे, उस सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस का इंटरनल एनर्जी अगर हम इस शेप साइज में कितना लगा होगा करते तो उसको सेल्फ एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट हाँ सर। है ना। यस सर। अंडरस्टूड, थैंक यू सर। ऑफ अ definite shape and size। is called सेल्फ एनर्जी। ठीक है, दुनिया में किसी भी शेप साइज का सेल्फ एनर्जी निकाल सकते हैं। आप लोगों को एज अ थ्योरी
हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का पढ़ना है। सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल। मतलब ये एक स्फेरिकल सेल है जिसको हमेशा मुझे इसी शेप साइज में बनाना है, समझ रहे हो ना? मास एम रेडियस आर। तो इसको इस तरह से, ऐसे इस कैपिटल एम मास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेज होंगे ना बेटा। हाँ सर। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस को स्फेरिकल सेल में बनाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो इसका सेल्फ एनर्जी कहलाएगा। यस सर। तो इसको कॉपी कर लो और थोड़ा सोचो तो सही इसको कैसे कर सकते हैं, कोशिश करो सोचने का। सर स्फेरिकल शेल के सेंटर में एक यूनिट मास लेकर उससे सबका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्या कह रहे हो? सर शेल के सेंटर में यूनिट मास रख के उससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने, मतलब पूरा इंटीग्रेट कर देंगे सेंटर से। पहले लिख लो फिर बताओ कोशिश करके, जैसे भी मन करे।
देखो इधर, अटेम्प्ट कर लिया सबने? हाँ एक बात समझो, इसमें क्या हो रहा है कि कोई एक शेप है, मास को हम हमेशा इसी स्फीयर के ऊपर ऐड कर रहे हैं ना, समझ रहे हो? जैसे अगर ये देखा होगा ना गांव में, वो जो लकड़ी का कुछ बनाते हैं, तो ये एक शेप है, उसी के ऊपर धीरे धीरे मास ऐड करना है। लेकिन अगर मुझे हॉलो स्फीयर बनाना है तो ये शेप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये शेप यही होगा। समझा कि नहीं कुछ? हाँ सर। ये शेप हमेशा ऐसा ही रहेगा ना? बोलो। तो मतलब आप किसी भी समय मान लो स्मॉल m नंबर ऑफ मास इस शेप में हम लोग ला चुके, इसी का मास धीरे धीरे ऐड करके जब कैपिटल M हो जाएगा, मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी से ये पहला पॉइंट मास लाया, वो इस शेप में आया, फिर दूसरा पॉइंट मास इस शेप में, फिर ऐसा करते करते तब तक करते रहे जब तक इसका शेप कैपिटल M मास ना हो गया। हाँ सर। लेकिन लाना हाँ सर। हमेशा इसी आर डिस्टेंस पर है। तो एट एनी इंस्टेंट मान लो M मास है, तो अगर ये M मास पहले से है तो इसमें फर्दर DM मास ऐड करने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? ओके सर। तो ये ऐसा हो जाएगा GM DM अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गया, हाँ सर। dx इसका इंटीग्रल फ्रॉम इंफिनिटी, नहीं x नहीं, r डिस्टेंस पर ही ला रहे हैं ना बार बार। हाँ हाँ सर, हर बार। एक मिनट, ऐसा। तो एक m मास है और फर्दर DM मास को r डिस्टेंस पर ला रहे हैं, तो मुझे अभी ऊपर जो 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए फॉर्मूला पढ़ा उसके हिसाब से ये हो जाएगा। हाँ सर। तो टोटल वर्क डन में इसी को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से कैपिटल M मास तक। यस सर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, G बाई माइनस साइन था यहाँ पर, माइनस G बाई R इंटीग्रल ऑफ MdM फ्रॉम 0 टू कैपिटल M। तो माइनस G कैपिटल M स्क्वायर अपॉन 2R, ये इस हॉलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी होगी। आया समझ में? इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद कोशिश कीजिए जरा सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी निकालने का। सर ये M मास वाला थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। क्या बोलो? सर वो आपने मतलब बोला कि M मास कलेक्ट हाँ, हो रहा है, वो किसी वापस समझा सकते? किसी समय ऑलरेडी एक स्मॉल m मास का हॉलो स्फीयर बन चुका है, ठीक है? हाँ सर। अब अगर हम फर्दर DM मास को वहां पर लाते हैं तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही कहानी है पहले हाँ तो।
तो अभी ऊपर देखा था कि अगर m1 पॉइंट मास ला चुके हैं ऑलरेडी, तो m2 को लाने में कितना वर्क डन होता था? तो -G m1 m2 अपॉन d होता था। हाँ सर। तो -G m1 मतलब m, m2 मतलब dm, d मतलब r। ओके समझो। अच्छा, ये r क्यों हुआ? कहोगे सर ये तो पॉइंट मास नहीं है, तो स्फीयर मास है। तो सर यार हर टाइम वो लास्ट लेयर में ऐड होगा। क्या? सर वो आर इसलिए हो रहा है लेकिन हर नहीं टाइम नहीं, वो आगे। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में देखे थे कि सेल थ्योरम में कि हॉलो स्फीयर आउटसाइड पॉइंट के लिए फील्ड और बाकी चीज वही होता है जो पॉइंट मास का है। तो कैपिटल आर तक तो पॉइंट मास के जैसा ही इंटीग्रेट करेंगे ना, तो सेम रिजल्ट आएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड हॉलो स्फीयर का सेल थ्योरम में देखे थे। हाँ सर। तो सेल थ्योरम के में देखे थे तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर उतना ही होता है जितना कि स्फीयर के मास को हम उसके सेंटर पर अज्यूम कर लें पॉइंट मास के जैसा। हाँ सर। यस इसीलिए सर। सेम रिजल्ट आया। हाँ सर। हाँ सर समझो। समझा? कॉपी करके फिर इसका कोशिश करो जरा सा सॉलिड स्फीयर का।
सर 3gm² divided by 2r³ क्या बोल रहे हैं बेटा? 3gm² divided by 2r³। चलो देखते हैं। ये तो लिख चुके हो सब लोग? यस सर। हाँ सर। बी सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में जैसे स्फेरिकल शेल का हो गया तो सॉलिड स्फीयर हो जाएगा। anyway, देखते हैं चलो। ये एक सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर में मास थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ सर। तो जरा इसके मैकेनिज्म को समझो, ये कैसे बना होगा। सर अलग अलग तो शेल्स के साथ ही बना हुआ हाँ, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। सपोज एक स्फेरिकल सेल है, पिछले और इसमें फर्क क्या है कि सर एक इक्विवेलेंट सुनो इक्विवेलेंट ना, मास है ना सर? एक स्फेरिकल सेल m मास का है, इसके ऊपर फर्दर अगर हम dm मास डिपॉजिट कर दिए तो इसमें कितना वर्क डन होगा वो अगर निकल गया तो इसी को इंटीग्रेट करना है। हाँ सर। और बट हाँ सर। पुराने और इसमें फर्क क्या है कि पहले जो m में dm मास डिपॉजिट करते थे तो रेडियस चेंज नहीं होता था। अरे हाँ सर इसमें मतलब radius फॉर भी change एग्जांपल, बट सर मतलब एक बार समझा दो ना सर। बुक खत्म ही नहीं हो रहा है तुम। तो अब अगर हम m मास के स्फीयर पर अगर फर्दर dm मास डिपॉजिट करते हैं, किसी m मास के सॉलिड स्फीयर पर ही पकड़ लो, फर्दर dm मास डिपॉजिट करते हैं तो इसका रेडियस भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करता चलता है। हाँ कोई एक स्मॉल sir. m मास का स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर लिया जिस पर हाँ m मास जिसका है उस पर फर्दर मैंने dm मास ला के रख दिया सच दैट इसका रेडियस dr से इंक्रीज हो गया। ओके, ठीक है, तो मतलब डीआर के प्रपोर्शन से पूरा रेडियस इंक्रीज होगा। सो इसका मास m, इसको मैं लिखूंगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये m मास का सॉलिड स्फीयर है। सर ये रो है ना? हाँ, हाँ। ऐसा लिखूंगा तो जो मेरा dm फर्दर आएगा वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू 4 पाई r² dr हाँ सर। होगा। तो ये इस m और dm इन दोनों के लिए अगर मैं एनर्जी लिखूं या वर्क डन लिखूं, ध्यान से देखना, तो ये वर्क डन होगा जी एम डी एम अपॉन जी एम डी एम अपॉन आर, ऐसा होगा हाँ सर। विथ माइनस साइन। यस। तो इसको मैं लिख देता हूं माइनस जी एम को लिख दिया डेंसिटी इंटू 4, क्योंकि सब वेरिएबल मुझे आर के टर्म में बनाना हाँ है। सर। यस सर। डीएम को लिख दिया डेंसिटी इंटू 4 पाई r² r² dr dr। यस सर। अपॉन आर, ऐसा।
है ना। हाँ सर। तो ये कुछ हो गया -g रो स्क्वायर, इधर मैं लिख दूंगा 4 पाई का स्क्वायर, नीचे 3 प्लस 2 5 में से 4 R4 dr सर हाँ सर। फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। सर बोलो बोलो। सर वो जो डीएम का हम लोग ने लिया रो इंटू 4 पाई 3 नहीं आएगा ना सर? नहीं, ओके। डेंसिटी को ऐसा लिख सकते हैं, हाँ सर। हाँ सर। और ये हो जाएगा R5/5। हाँ सर। हाँ सर। देखो ये 4 पाई का स्क्वायर और ये 4 पाई गया, ठीक है। हाँ सर। ये 3 ऊपर जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, तो 3 स्क्वायर 9 और ये एक 3 बचेगा, सो -3g और ये वाला 5/5 कैपिटल M स्क्वायर, नीचे R³ का स्क्वायर R6 और यहाँ R5, तो यहाँ एक R बचेगा। ये हो गया सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी। ओके। ठीक है, समझ के इसको कॉपी कर। हाँ सर। और कोई दिक्कत है तो फिर से पूछो, अब लिख लिया मैंने, अब पूछो आराम से। सर ये सेकंड केस ही है अभी तक ना? सेकंड केस मतलब अच्छा ओके, नहीं सर सर। सर हम लोगों को सेल्फ एनर्जी में सिर्फ यही दोनों करना है ना, हाँ सॉलिड यही स्फीयर दो, और यही वर्क। दो। हाँ यही दो। यस सर। हो गया। हाँ सर। अभी नहीं सर। जिसका इसका हो जाए जाते जाओ, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ेंगे। ये सेल्फ एनर्जी के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, मतलब बहुत रेयर क्वेश्चन, कभी नहीं आया आज तक।
लेकिन सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, हाँ सर। यस सर। जिसका Thank you, होते sir. जाए आप लोग निकलते जाइए, मैं रिकॉर्डिंग थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर सर, हैव अ एक्चुअली नाइस में सेल्फ एनर्जी के क्वेश्चंस है